आ रहे हैं अनुकूल जैन, शास्त्री गुटियवंश, जिनका विषय गद्य साहित्य के विकास में टोडरमल जी का योगदान, और अगले वक्ता के रूप में तैयार है संभव जैन के लिए। ओम नमः शिवाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सभासदों को सादर जय जय। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है हिंदी गद्य के विकास में आदरणीय पंडित टोडरमल जी का योगदान। गद्यम कविना निक्सम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी होती है, अर्थात कविता की तुलना में गद्य लिखना कठिन कार्य है। सामान्यतः गद्य को ऐसी अवधारणा है कि ये बौद्धिक विचाराभिव्यक्ति का माध्यम है, मतलब ज्ञान का साहित्य गद्य में लिखा जाता है। पंडित टोडरमल जी हमें जिस आत्महित की बात बताना चाहते थे, वे मात्र हमें आगम के आधार से बताना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि आप तर्क और युक्तियों की कसौटी पर कसकर इसका निर्णय करें। इसलिए तर्क और युक्तियों को झेलने में समर्थ उन्होंने गद्य का सहारा लिया। टोडरमल जी का गद्य में क्या योगदान है, यदि हमें यह जानना है तो उसके पूर्व टोडरमल जी के पहले कैसा गद्य लिखा गया यह जानना भी जरूरी है। 10वीं शताब्दी में रोड़ा नामक कवि ने अपनी राउलमेल नाम की रचना में नायिका के नक्शे का वर्णन करते हुए जो गद्य लिखा उसकी पंक्ति में आपको सुनाता हूं। एहू गौण तुहू एकू को पनु और वर को तई सहू या बल्लाई। 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण नाम की रचना में जो गद्य लिखा वो ऐसा है। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यास पुराण देखा धर्म करब। और तो और 14वीं शताब्दी में मतलब गद्य का प्रारंभ हुए 400 वर्ष होने वाले थे, तब कैसा गद्य लिखा गया आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई शब्दकोश हो। उज्ज्वल कोमल लोहित सम सुतल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण आकटिन सुकुमार गज हस्त प्राय जानू युगलपीन, इस तरीके का गद्य लिखा गया। कोई सोचे तो उसको लगेगा कि ये पद्य रचना है, जबकि नहीं, ये गद्य की रचनाएं होते हुए भी 400 वर्षों में गद्य का हम अगर कहें तो रंच मात्र भी विकास नहीं हुआ। भक्ति काल में देखें तो भक्ति काल में और रीति काल तक तुकमय गद्य लिखा जाता था, असाहित्यिक गद्य था और यह कथा वार्ता वर्णन चरित्र के रूप में अधिक मिलता है। आललित गद्य के रूप में पट्टावली वंशावली गुरवावली प्रश्नोत्तर पत्राचार और गोसठ आदि मिलते हैं। अधिकतम गद्य जो लिखा गया वो टीका टिवा टिप्पण आदि के रूप में ही हमें अधिकतम प्राप्त होता है। और ब्रजभाषा के गद्य साहित्य में पंडित बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका निमित्त वादांचित्ती इनका भी उल्लेख मिलता है। और जो प्रसिद्ध है गद्य में 84 वैष्णवन की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता 84 वार्ता, ये उस समय रीति काल तक की गद्य रचनाएं हैं। रीति काल में भी इसी तरीके का गद्य देखने में आता है। और तो और जो अनुवाद स्वरूप गद्य लिखा गया, टीका स्वरूप जो गद्य लिखा गया, मानो संस्कृत का ग्रंथ है उसकी टीका हिंदी में कर रहे हैं तो वो हिंदी इतनी कठिन हो गई कि कोई संस्कृत सीधी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए और वो हिंदी समझ में ना आए। कहने का तात्पर्य है कि टोडरमल जी के समय तक रीति काल तक गद्य 700-800 वर्षों में इतना विकसित नहीं हो पाया था कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी गद्य के इतिहासकारों ने जो गद्य की संपूर्ण विधाओं से युक्त प्राचीन से प्राचीन कोई गद्य ग्रंथ माना है तो सन 1800 ईस्वी के बाद का ही माना है। और टोडरमल जी का रचना काल 1754 से 1767 हमें प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि टोडरमल जी ने हिंदी गद्य के विकास में उसके रूप स्थितिकरण में और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और तत्कालीन गद्य की तुलना में टोडरमल जी का गद्य पूर्णतः परिमार्जित सशक्त प्रवाहपूर्ण और व्यवस्थित है अन्य गद्य की तुलना में। पंडित जी के गद्य में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद और टीका होने के कारण 75% तक शब्द प्राकृत संस्कृत के ही हैं और कहीं कहीं कुछ एक शब्द देशज भाषा के हिंदी उर्दू के भी देखने में आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पेज नंबर 380-81 पर 19वीं शताब्दी से पूर्व की ब्रजभाषा पंजाबी फारसी से प्रभावित खड़ी बोली के मौलिक गद्य रचनाओं में टोडरमल जी के मुख्यमान प्रकाशक को स्थान दिया गया है। और हिंदी के विशिष्ट गद्यकारों में खड़ी बोली के विशिष्ट गद्यकारों में 381 पेज पर
टोडरमल जी, दौलत राम जी, टेकचंद जी और दीपचंद जी कासलीवाल, इन 10 नामों में ये अपने 4 जैन विद्वानों के नाम उल्लिखित है। कहने का तात्पर्य है कि टोडरमल जी का उन्नय स्मरण उस ब्रजभाषा के गद्य के रूप में किया है। टोडरमल जी का गद्य कितना सशक्त था, ये हमें इस बात से ख्याल में आता है। हम उनकी विशेषताएं देखें तो टोडरमल जी ने एक सामान्य जन दूसरे सामान्य जन से जिस बोली में बात करता है, ऐसी आत्मीय शैली को अपनी गद्य की शैली बनाया है। उनकी शैली में दृष्टांत प्रयोग है, वे दृष्टांत प्रयोग मणिकांचन योग जैसा है। एक दृष्टांत दूर तक लेते जाते हैं और वह यहाँ तक कि वह सांग रूपक की सीमाएं तक लांघ जाता है। विषय का विस्तार से वर्णन करने के बाद वे उसका समाहार प्रस्तुत करते हैं, स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान देते हैं, प्रत्येक बात तर्क की कसौटी पर कसकर स्वीकार कराते हैं। शंकाकार को बुद्धिमान, जिज्ञासु और बहुशास्त्रविद बनाया है। जहां वे किसी से असहमत होते हैं तो वहां वे उस पर लगातार प्रश्नों की बौछार करते हैं। ये अन्यमतियों के खंडन में हम इस तरीके का प्रकरण देख सकते हैं। टोडरमल जी उतना ही गद्य लिखते हैं, उतना ही विषय लिखते हैं जितना पाठक को समझ में आए और जितना उसे ग्रहण हो सके, अनावश्यक भी नहीं लिखते। टोडरमल जी का जो ये गद्य लिखा गया उसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक इस ग्रंथ की शैली विवेचनात्मक गद्य शैली है। इसकी विशेषता है कि ये मनोवैज्ञानिकता है इसमें और पूर्णता मौलिक है। कोई जब पाठक इसको पढ़ता है तो उसको जो प्रश्न उपस्थित होगा उसे वह अगली पंक्ति में लिखा हुआ पाता है। उसमें भी वो आप जो पढ़ेगा उसको निरंतर आगे पढ़ने की उत्सुकता बराबर बनी रहती है। दूसरी रचना टोडरमल जी की समोसरण रचना वर्णन, ये वर्णनात्मक गद्य शैली में लिखी गई रचना है जो आज के वर्णनात्मक निबंधों का 260 वर्ष पुराना रूप है। वर्णनात्मक निबंधों की विशेषता होती है कि जिस भी चीज का वर्णन किया जा रहा है पाठक के ध्यान में उसका सचित्र चित्र बन जाए, और टोडरमल जी की यह रचना इस तर्क पर पूर्णतः खरी उतरती है। 10वीं से 18वीं शताब्दी तक इन 800 वर्षों में यदि किसी ने सशक्त गद्य लिखा है तो एकमात्र टोडरमल जी है, और कोई ऐसी रचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं। अब बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्कृष्ट गद्य के बारे में लिखते हैं कि अर्थों और भावों को प्रकाशित करने की शक्ति जिस गद्य में होती है वो उत्कृष्ट गद्य है। पंडित जी के गद्य में यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अगर हम टोडरमल जी को वैज्ञानिक हिंदी गद्य का आविष्कारक माने तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न उठ सकता है कि इतना महत्वपूर्ण योगदान टोडरमल जी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में दिया या भाषागत क्षेत्र में दिया, तब उनका इतना बड़ा उल्लेख हमें साहित्य में प्राप्त क्यों नहीं होता जितना मिलना चाहिए था। तो उसका उत्तर ऐसा है कि जो टोडरमल जी ने ब्रजभाषा में गद्य साहित्य लिखा तो उस समय उसकी लोकप्रियता इतनी नहीं थी, और इतिहास के पंडितों ने जब इसका मूल्यांकन किया उस समय वे पद्य पर केंद्रित थे, और खड़ी बोली का गद्य इतनी द्रुत गति से विकसित हुआ कि फिर इतिहास के पंडितों का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। यदि टोडरमल जी ने ब्रजभाषा में पद्य लिखा होता तो निश्चित रूप से उनका बड़े ही सम्मान के साथ उल्लेख किया जाता। खैर कुछ भी हो, आगे आने वाली पीढ़ियां टोडरमल जी के इस हिंदी गद्य के क्षेत्र में हजारों पृष्ठ लिखने वाले गद्य सम्राट को उचित रूप में मूल्यांकन कर उनका स्मरण अवश्य करेंगे। टोडरमल जी ने जो इतना अगाध साहित्य लिखा है, 5000 पृष्ठ के करीब अपन को गद्य पढ़ने को मिलता है। ये जो हमने शैलियों की विशेषताएं बताई, कोई सोच सकता है ये तो शैलियों की विशेषता है, इसमें गद्य की विशेषता कहां से आ गई। लेकिन यदि कोई गद्य लिखने वाला एक एक विशेषता को लेकर भी अपनी पुस्तकें लिखे तो निश्चित रूप से उसमें उत्कृष्ट कोटि का भाव आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए टोडरमल जी का हिंदी गद्य के विकास में योगदान कहे तो पहले एक अविकसित पूर्ण रूप से गद्य था, तो टोडरमल जी ने आते ही साथ उसको एक उत्कृष्ट कोटि पर पहुंचा दिया। इसलिए उनका हिंदी गद्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है, और ऐसे अमूल्य योगदान को हम भी स्मरण करें, ऐसी मंगल भावना से अपनी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकुर का, जिन्होंने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। वक्तागणों